हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 9 का ये चौथा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु। हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है जलवायु को अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको हम लोग लाइन बाय लाइन। चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु। कहता है कि पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृति और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको 2 पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीसरे तत्व के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्या है? वायुमंडलीय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, कहता है कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? कहता है कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? अथवा मई का महीना में गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है? क्योंकि क्या है, गर्मी ज़्यादा हो जाता है। और जून में हम लोग क्या करते हैं? जून और मई, जून बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जिसमें हम लोग क्या है, कॉटन यानी सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? कहता है जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सही प्रश्नों को उत्तर आप भारत की जलवायु जो पढ़िएगा ना, उसमें आप पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरत होती है ठंडी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनना और गर्मी के मौसम में कॉटन का यानी सूती वस्त्र पहनना जरूरी होता है। आइए देखते हैं। कहता है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, कहता है कि विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष क्या अधिक के मौसम की व्यवस्थाओं को क्या बोलते हैं, और विविधताओं को, कुल योग को क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। ये हम लोग क्या बोलते हैं? पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, उसमें मौसम और जलवायु के बारे में क्या किया, अध्ययन किए थे। जलवायु जो एक लंबे समय के लिए होता है, किसी एक समय और एक क्षेत्र के लिए, लेकिन मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। ठीक है, और वही जब 30 वर्ष अधिक जब हो जाता है, एक जलवायु को हम लोग जब अध्ययन करते हैं, यानी मौसम के परिघटनाओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जब 30 वर्ष अधिक, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलवायु। आगे समझिए। कहते हैं मौसम एक विशेष समय के लिए एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, मौसम तथा जलवायु तत्व हैं। जैसे कहते हैं जलवायु और मौसम तत्व एक ही हैं। जैसे में कि तापमान हो गया, वायुमंडलीय हो गया, दाब हो गया, पवन हो गया, आर्द्रता हो गया और वर्षण एक ही होते हैं, लेकिन दोनों में क्या है? एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती रहती है। मौसम क्या है? मौसम की तरह तुम बदल मत जाना, गाना सुने हैं ना? क्या है? मौसम बदलते रहता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म होते हैं, ठंडे हवादार शांत आसमान बादलों में घिरा रहता है और साफ तथा आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको हो सकते हैं। महीनों का औसत वायुमंडलीय अवस्था का आधार वर्ष को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? विभाजित किया जाता है। आइए, कहता है विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है। क्या है? विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम अभी जस्ट अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। कहता है कि आप जानते हैं कि मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम से हुआ है। किससे हुआ? मौसम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष में दौरान वायु की दिशा के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। कहता है कि मानसून का अर्थ क्या है? कि एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। मान लीजिए आज इधर के वायु चल रहा था, ठीक है, कल इधर को चलने लगेगा। समझिए, ठीक है, आ गया। दिशा का परिवर्तन होता है किसमें? मानसून में। कहता है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु क्या है? एक मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ? एशिया में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व समान प्रतिरूप में
लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो तत्व की बात करने वाले हैं, एक तापमान और एक वर्षा को लेकर देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार क्या भिन्नता होती है। आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तापमान और वर्षा को लेकर खास करके। आइए देखते हैं। कहता है गर्मियों में राजस्थान के मतलब कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए राजस्थान में कितना गर्मी होता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री तक रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री पहुंच जाता है। सोचिए कितना कठिन रहना होता होगा, जबकि तिरुवनंतपुरम के तापमान 22 डिग्री हो सकता है, क्योंकि इधर क्या है समुद्र नज़दीक, हमेशा तापमान लगभग दिन और रात क्या होता है इक्वल होते हैं, थोड़ी मोटी डिफरेंस होता है। लेकिन जब राजस्थान जाइएगा ना तो आपको दिन और रात का तापमान बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आइए कुछ क्षेत्रों में रात और दिन का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। क्या होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे थार मरुस्थल की बात करें राजस्थान का, तो दिन का तापमान क्या होता है 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि उसी रात के नीचे क्या हो जाता है 15 डिग्री पहुंच जाता है। सोचिए कितना अंतर है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार दिन और रात तापमान लगभग क्या होता है समान रहता है। ये क्वेश्चन आपको झारखंड जो टीचर की 6 to 8 का हुआ था ना, उसने पूछा था कि राजस्थान तापमान का अंतर क्या है, तो 15 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था। आइए देखते हैं। अब वर्षण के ध्यान दें। अब वर्षण हम लोग टेम्परेचर देख लिए, तापमान देख लिए, वर्षण देखते हैं। वर्षण के रूप तथा प्रकार में एक ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण भी भिन्नता होती रहती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण के रूप में होता है। देखिए कहता है कि वर्षण के भी रूप है। अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ हिम के रूप में होता है, लेकिन अगर देश के अन्य भाग में तो क्या करें वर्षा के रूप में होता है। और वार्षिक वर्षण से भिन्नता मेघालय में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। वही लद्दाख और राजस्थान की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब सोचिए कितना अंतर है। अगर हम मेघालय जाएंगे तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सोचिए। लेकिन वही लद्दाख जाएँ या राजस्थान के पश्चिमी भाग में जाएँ तो वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून में सितंबर तक वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है। इन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु में आपको अक्टूबर और नवंबर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि तमिलनाडु में कब वर्षा होती है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। आइए कहते समान रूप से तटीय क्षेत्रों का तापमान अंतर कम रहता है। आपको पता होता है क्या, जहाँ भी तटीय क्षेत्र क्या है वहाँ तापमान का डिफरेंस जो होता है ना वो बहुत कम रहता है। और देश के आंतरिक भाग में क्या होगा, आपको टेम्परेचर ज़्यादा अंतर दिखने मिलेगा। देश के आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानता पूर्व से पश्चिम की होती है। पूर्व से पश्चिम मतलब अगर मान लीजिए कि इधर से क्या है, इधर की वर्षा को आपको दर्शाया जाएगा, इधर वर्षा कम होती है, धीरे धीरे क्या वर्षा बढ़ते जाता है। वही बोल रहा है कि पूरब से अगर पश्चिम की ओर क्या होता है वर्षा घटते जाती है, यानी इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा वर्षा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। आइए ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में क्या करता है विविधता ला देती है, डिफरेंसेस पैदा कर देता है, जो उनके भोजन के रूप में हो सकता है, वस्त्र के रूप में हो सकता है, घर के प्रकारों में आपको दिखाई देगा। आइए यहाँ कोई दिया गया है, कहता है कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है, समझ गया। और छत कैसा होता है चपटी होता है। ऐसा क्यों, आप समझ सकते हैं। राजस्थान में घरों की दीवार क्या है मोटी, क्योंकि धूप से बचा जा सके। तराई क्षेत्र और गोवा में और मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है वर्षा होता है। आसम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पे बना होता है, क्यों कि यहाँ क्या बाढ़ का आने का ज़्यादा शंका बना रहता है, इसलिए तो घर क्या होता है हाइट बनाया जाता है। और पानी ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक घर में पानी घुस सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, समझ गए चीज़ को, आगे देखते हैं। कहते हैं कि अब जलवायु नियंत्रण की बात देखते हैं। ताकि किसी का जलवायु नियंत्रण किसके माध्यम से होता है।
कहता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। कितना? 6 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अक्षांश, निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, समुद्र से कितना दूरी है, महासागरीय धाराएं हो सकता है, और उच्चावच के लक्षण हो सकते हैं। आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। कहता है पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा का मात्रा अक्षांशों के अनुसार क्या होता है? अलग अलग होता है। कहने मतलब ये है, ये क्या है? मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, तब पृथ्वी के अनुसार वहाँ का सनलाइट डिपेंड करता है कि पृथ्वी किस भाग पर कितना सूर्य का प्रकाश पड़ती है। अगर हम विषुवत की बात करें, ये है इक्वेटर 0 डिग्री। अगर यहाँ से बात करें इधर तो क्या होगा? धीरे धीरे जितना अगर इधर जाएंगे सूर्य का प्रकाश क्या होगा? कमते जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश कम होता है ऑटोमेटिक क्या होगा? वहाँ का तापमान भी अंतर आते जाता है। इस तरह सेम इधर भी, इधर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा इस क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश कम होता है, तिरछा हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ का तापमान भी कम जाएगा, अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तापमान विषुवत बेस से ध्रुवों की ओर समानता क्या होता है? घटते जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के सतह से ऊंचाई तक ओर जाती है तो वायुमंडल की सघनता भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ऊपर जाएगा वायुमंडल क्या होगा? उतना सघनता उसका कमते जाता है, और तापमान भी क्या होगा? घटते जाएगा, ठीक है। इसलिए पहाड़ियों में जो है ना गर्मी के मौसम भी ठंड होती है, इसलिए अगर जितना हाइट पे जाइएगा ना उतना क्या होगा? बहुत ठंड लगेगा। अब हम लोग देखते हैं किसी क्षेत्र के, कहता है किसी भी क्षेत्र का वायु दाब यानी पवन तंत्र उस स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या करता है वो? वायु दाब जो है ना, वायु दाब किस पर डिपेंड करता है? अक्षांश। अक्षांश कितना पे है? 0 डिग्री पे है कि 90 डिग्री पे है कि 45 डिग्री पे है, और ऊंचाई कितना पे है? ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि ऊंचाई कितना पे है। अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो क्या होगा? वायु का सघनता यहाँ कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ क्या होगा? ठंड हो जाएगी। तो क्या वायु दाब क्या करता है? और पवन तंत्र किस में निर्भर करता है? अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। पूछे तो क्या होता है? अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? तापमान और वर्षा को भी वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकालीन प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जलवायु पर भी क्या करता है? इस तरह प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूर बढ़ते जाएंगे प्रभाव क्या हो जाएगा? समुद्र का कम होता जाएगा। जैसे आप तमिलनाडु के अगर मरीना बीच पे रहिएगा, वो वहाँ का तापमान, और जब मेन जैसे झारखंड हो गया या बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ का तापमान क्या होगा? अंतर होगा, क्योंकि वहाँ क्या कर रहा है? समुद्र वहाँ संतुलन करता है। किसका? टेम्परेचर को, तापमान को क्या करता है? प्रभाव करता है। आइए जो लोग विषम मौसम में महसूस करते हैं वहाँ क्या करते हैं? वो लोग वहाँ के विषम मौसमी अवस्थाओं को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी की बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी कहता है। क्या कहता है कि जब आप अंदर आइएगा, समुद्र से बहुत दूर रहिएगा, मतलब इनर लैंड में, अंदर भाग में, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर गर्मी में ज़्यादा गर्मी मिलेगा और ठंडी में क्या होगा? बहुत ठंडी। अब यूपी बिहार देखे होंगे, झारखंड देखे होंगे, चाहे सब मध्य प्रदेश क्या है, यहाँ ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं महासागरीय धाराएँ क्या है? महासागरीय धाराएँ, महासागर में भी धारा चलती है, ठंडी धारा और गर्म धारा, ठीक है। जिधर वो चलेगी ना उधर क्या करेगा? ठंडी से बढ़ते जलवायु को भी प्रभावित करता है। कहते हैं जिस तरफ वो चलेगी महासागरीय धाराएँ उधर क्या करेगा? जलवायु को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलवायु बहती है, वायु की दिशा में समुद्र से तट की ओर हो, तो वहाँ तट क्या होगा? गर्म या ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा यही है कि मान लीजिए इंडिया है, अगर इधर गर्म वायु आएगा तो क्या करेगा? इस क्षेत्र को गर्म कर देगा। अगर मान लीजिए इधर ठंडी आ गया तो इस क्षेत्र क्या करेगा? ठंडी करेगा। वही बोल रहा है इसमें क्या करता है? ये प्रभाव डालता है। कौन? महासागरीय धाराएं। आइए ज्ञात करते हैं कुछ। कहता है कि विश्व का अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित। ऐसा क्यों?
इसको अध्ययन कीजिए। क्यों? ये किससे रिलेटेड जानते हैं, किससे संबंधित है? ये आपको महासागरीय जलधारा से संबंधित है, क्योंकि अधिकतर जो है ना वो पश्चिमी किनारे ही क्या होता है, ठंडी जलधारा बहती है। आपको क्लास 11th में हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, क्लास 9th में इतना है, इतना समझ लीजिए। आइए, कहता है कि अंत में किसी भी स्थान का जलवायु को निर्धारित करने वाला क्या है, उच्चावच, यानी वहाँ का हाइट। ऊंचे पर्वत पहाड़ी हो गया, वो क्या होता है, ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करता है। कहता है कि इसका उच्चावच क्या करता है, एक मेन भूमिका निभाता है, किसमें, जलवायु में। ऊंचे पहाड़ी ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उसको चाहिए इतना हो कि वहाँ वर्षा लाने वाली वायु को रास्ते में रोकने का सक्षम हो, तो वहाँ क्षेत्र क्या होगा, वर्षा कारण भी बन सकता है। और पर्वतों का पवनभुक ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह सकते हैं। आपको इसको डिटेल्स में समझाते हैं। आइए, इसको एक बार इरेज करने के बाद मान लीजिए कि क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाइट है। इधर से क्या है, आपको मानसून का हवा आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, इसे टकराया और टकरा क्या हो गया, टकराया और टकरा क्या हुआ, यहाँ बारिश करवा दिया इस क्षेत्र में, ठीक है। इसको बोलते हैं पवन मुख, इसको क्या बोलते हैं, पवन मुख। और जब इधर टकराने के बाद क्या हुआ, वायु ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वर्षा हो गया। ये वायु क्या हुआ, नमी तो लेकर आया था, लेकिन वर्षा इधर ही हो गया, इस तरफ इधर से जा नहीं पाया। जब इधर सूखा वायु जाएगा तो क्या इधर वर्षा होगी, नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख। इसको क्या बोलते हैं, पवन भिमुख। और ये पवन मुख और ये पवन भिमुख। और इससे क्या हो गया, पवन भिमुख की तरफ क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। यही होता है आपको पश्चिम भाग का जो घाट है ना, उसके उधर क्या होता है, पश्चिमी भाग जो अरब सागर तक पानी तो होता है, लेकिन जब मेन लैंड होता है अंदर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। यही कारण है। तो उच्चावच भी क्या करता है, ये भूमिका निभाता है, किसमें, जलवायु में। आइए, बिल्कुल समझ गए होंगे। कहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को अवगत। ये तो आपको एक नॉर्मल जानकारी था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक कौन कौन हैं और कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम लोग भारत के विशेष कर अध्ययन करने जा रहे हैं। कहता है भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हम किसको अध्ययन करेंगे, अक्षांश को। इसको अक्षांश को अध्ययन करेंगे। कहता है कि ये इंडिया है, सपोर्टेड, इधर से लगे, आपको इधर से लगे, मान लो सपोर्टेड। इसके मिडिल से कौन जाता है, आपका कर्क रेखा हो जाती है। और ये इधर मान लीजिए आपका विषुवत रेखा, इसके बीच में क्या है, इस क्षेत्र में क्या गर्मी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ गया। और इधर अगर क्या है, आपका उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ जाता है ऊपर में। तो वही कह रहा है कि एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। कहता है कि कर्क देश क्या मध्य भाग से गुजरता है, किससे गुजरता है, मध्य भाग से गुजरता है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूरा मिजोरम तक से होते हुए गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क के बीच के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है, अभी जस्ट आपको बताएं कि जो कर्क रेखा के दक्षिण जो पड़ता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। और जो कर्क रेखा को उत्तर में पड़ेगा, वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। मतलब कर्क के नीचे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा क्या होगा, आर्द्रता, उसमें ज़्यादा मिलता है। इसलिए भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की क्या है, विशेषता पाई जाती है। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं ना, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्षेत्र में पड़ता है। कर्क रेखा दक्षिण में भी इंडिया है और कर्क रेखा उत्तर में भी इंडिया है, भारत है। और ऊपर क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय हो गया, और नीचे क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय हो गया। तो दोनों प्रकार के इंडिया में जलवायु पाया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऊंचाई की बात कर रहे हैं। कहते भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप सबको जानते हैं भारत में क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितना, 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल है, और भारत क्या है, तटीय क्षेत्र भी क्या है, विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं का करता है, रोकता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, वो रोक देता है, आने नहीं देता। किधर से, जो यूरोप तरफ से जो ठंडी एशिया, मध्य एशिया से जो ठंडी हवा आती है, उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। कौन,
हिमालय, इसलिए हिमालय क्या करता है, एक दीवार की तरह काम करता है हमें ठंड से बचने के लिए। अब इन्हीं पर्वतों का क्षेत्र में क्या है, मध्य एशिया की तुलना में भारत में क्या होता है, ठंडा कम पड़ती है। नहीं ठंड भी नॉर्थ इंडिया और ज़्यादा ठंड पड़ता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। वो अगर हिमालय नहीं होता ना तो इतना ठंड पड़ता कि आप बता नहीं सकते थे। आपको मध्य एशिया का जो चाइना वाला हाल है ना वैसा देखना मिल जाता आपको। अब हम लोग बात करेंगे वायु दाब और पवन, ठीक है, आसान समझ गए। तो भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी व्यवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय व्यवस्था से संचालित होती है। कहता है कि भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी व्यवस्था जो मौसम की व्यवस्था है ना वो किससे होता है, निम्नलिखित द्वारा संचालित होती है। आइए देखते हैं। सो वायु दाब और धरातलीय पवनें, तो वहाँ का वायु दाब कैसा है और वहाँ पवन कैसी चलती है, वहाँ गर्म हवा चलती है कि ठंडी हवा चलती है कि मानसून आती है कि नहीं आती, वो हो गया। फिर ऊपरी वायु परिस्थितियाँ, ऊपरी में ऊपर के जो है ना लेयर में कौन सा हवा बह रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर चक्रवात, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये दो चक्रवात आती है हमारे इंडिया में। एक पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो नॉर्थ इंडिया में आती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, ये आपको कोरोमंडल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में आती है। अंडमान निकोबार हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आती है। तो ये सब क्या करता है, ये तापमान पे डिपेंड करता है, वायु और दाब और पवन के ऊपर डिपेंड करता है। आइए इसको देखते हैं। कहता है कि देखिए भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, भारत में क्या चलता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। पवने वाले क्षेत्र में स्थित है, कहाँ, उत्तर। और ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पवन है ना, आपको जस्ट अभी क्लियर करते हैं वो एटलस के द्वारा। कहते हैं ये दक्षिण की ओर बहती है, किधर बहती है, दक्षिण की ओर, यानी इधर की ओर बहती है। ये कोरियोलिस बल जो है ना, कारण क्या होता है, अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय विभिन्न दाब वाले क्षेत्र में होकर बहती है। सामान्यतः इस पवनों को नमी की बहुत मात्रा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ स्थलीय भाग से चलती है और बहती है, ठीक है। इसलिए पवनों के द्वारा क्या होता है, वर्षा नहीं के बराबर होता है, यह होता है बहुत कम होता है। इस प्रकार भारत के सूक्ष्म क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि कोरियोलिस बल क्या है। कोरियोलिस बल क्या है, इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्या है, ये आपको विषुवत विरुद्ध है 0 डिग्री, ठीक। इधर से जो भी अगर हवा आती है ना, वो क्या होता है, अपनी जो उत्तर से यानी नॉर्थ से जो भी हवा आएगा ना, वो अपना दाहिना ओर मुड़ जाएगा। नहीं, आप अगर इधर से आ रहे हैं तो किधर दाहिना होगा, इधर होगा, तो इधर की ओर मुड़ता है, ठीक है। यानी जो भी हवा आएगा यो आके इधर मुड़ जाएगा, ऐसे जो भी आएगा इधर मुड़ेगा, जो भी आएगा इधर मुड़ेगा, जो भी मान लीजिए यहाँ स्टेट तो इधर मुड़ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, मुड़ता। लेकिन जब नीचे से जो हवा आती है वो क्या होगा, अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक। वही बोल रहा है। तो क्या आता है, कोरियोलिस बल जो है ना, कहते हैं कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल के कोरियोलिस बल कहते हैं। किससे, घूर्णन के कारण जो भी उत्पन्न बल होता है ना, उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें क्या उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, किधर, अपना दाहिनी ओर मुड़ता है, और दक्षिण गोलार्ध का अपने कहाँ होता है, बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, फेरल का नियम भी कहा जाता है। ये समझ गए। आपको कोरियोलिस बल बिल्कुल अच्छा से आना चाहिए, तभी आप समझ पाइएगा आगे। अब इसको देखते हैं। कहते हैं भारत के वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। क्या है, एक अलग है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर से उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र को ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण की ओर दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। वायु
जो है ना दक्षिण में स्थित हिंद महासागर उच्च दाब वाले क्षेत्र के से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उच्च जो है ना उपमहाद्वीप में पहुंच जाती है। और क्या होता है, ये बहने लगता है और इन्हें ही हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नामों से भी जाना जाता है। ये अपने कुछ महासागरों के ऊपर से बहती है और नमी क्या करता है अपने साथ लेकर आती है, जो क्या करता है भारत की भूमि पर वर्षण करवाता है। आइए इसको हम लोग पिक्चर्स क्लियर करने वाले हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। आइए देखते हैं, ये है आपका पिक्चर। सबसे पहले आप विंटर को समझाते हैं। ये है आपका विंटर का पिक्चर, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडिया है, आप देख रहे हैं, समझिए। अब इंडिया को अगर देख लें तो नीचे आइए, ये क्या है, ITC-Z है, ये लो प्रेशर ऑफ ITC-Z है, ठीक है। इक्वेटर के लगभग नज़दीक रहता है। ठंडा में क्या होता है कि इक्वेटर एकदम क्या होता है ITC-Z है ना, वो बिल्कुल इक्वेटर के पास या उसके नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है इधर निम्न दाब हो जाता है और इधर क्या होता है उच्च दाब हो जाता है, और इधर से हवा क्या होता है इधर की ओर बहने लगती है। देखिए बाहर है ना, ठीक है, बात भी चला गया, ठीक है। अब एक के बाद यहाँ ये आपका इधर देखिए, ये है समर का सीजन। समर में क्या होता है कि जो ITC कहाँ होना चाहिए 0 डिग्री पहुँच चाहिए था, लेकिन कहाँ खसक के पहुँच गया, हिमालय के पास लगभग पहुँच गया। देख लीजिए हिमालय के नीचे पहुँच गया है। अब इधर से हवा जाएगा तो क्या होगा, इधर क्या होगा, ये हवा जाएगी इधर से, किधर से, समुद्र से स्थल की ओर जाएगी। और जब समुद्र से स्थल की ओर अगर जाएगी तो क्या होगा, अपने साथ क्या होगा, नमी लेकर आएगा, और जब नमी लेकर आएगा तो क्या करेगा, वो वर्षा करेगी। और तो क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मानसून बोलते हैं। आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये घूमना चाहिए इधर को, लेकिन घूम के किधर गया, इधर को, ऐसा क्यों, क्यों क्या हो, ये उत्तरी अक्षांश से पहुंच गया। देख लीजिए इक्वेटर से ऊपर पहुंच गया ना, तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा, और जैसे इक्वेटर से नीचे पहुंच क्या हो गया, अपना बाईं ओर मुड़ जाएगा। चीज़ को समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था आपका पूरा वायु दाब और पवन की दिशा के बारे में, ठीक है, ये समझ गए। चलिए क्लियर हो गया, वही था उसमें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऋतुएं, कि ऋतु कौन कौन सा हो सकता है। कहता है मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु के दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेष करके देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान क्या बहुत भिन्नता नहीं होता है, लेकिन आंतरिक भाग में क्या होता है, तापमान का ज़्यादा अंतर होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो क्या बहुत ज़्यादा अंतर होता है। या फिर यहाँ वर्षा के प्रारूप में भी भिन्नताएँ होती है। अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतु का अनुभव किया है। आप अगर कहीं से हैं मान लीजिए नॉर्थ इंडिया से, तब गर्मी और सर्दी और बरसात के बारे में मालूम होगा। अगर साउथ में रहे होंगे तो आपको साउथ का भी पता होगा कि कितना ज़्यादा वहाँ डिफरेंस होता है। साउथ में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, ठंड तो नहीं के बराबर होता है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएँ किया गया है। एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और क्या यहाँ चला गया, कुछ क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी के काल। मतलब आप समझ सकते हैं 4 ऋतु कौन कौन हो सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, एक स्प्रिंग होता है। तो इस तरह से क्या है 4 ऋतु हैं। उसी का लिए वो क्या हुआ है, आगमन और वापसी का काल है। क्योंकि हर एक जगह क्या है वो डिफरेंस हो जाता है। नॉर्थ और साउथ में देखिएगा तो क्या होगा, वो काल आता ही नहीं है, बसंत ऋतु। आइए हम लोग बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। कहते हैं कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक चलता है। अगर उत्तरी भारत की बात करें, अगर शीत ऋतु होगा तो कब शुरू होगा, मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक चलता है। अभी क्या है, मार्च आ गया है,
तो इधर क्या है, गर्मी का मौसम आ रहा है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीना होता है। उत्तरी भाग में क्या होता है, दिसंबर और जनवरी बहुत ठंड गिरता है यहाँ। तापमान दक्षिण की ओर उत्तर की ओर बढ़ने का घटते जाता है। जैसे आप उत्तर को बढ़िएगा तो तापमान क्या है, घटते जाएगा। और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है, से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। लेकिन जबकि उत्तरी मैदान आप जाइएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सोचिए कितना माइनस पहुंच जाता है यहाँ। दिन गर्म और रात ठंडे हो जाती है। उत्तर में तुषारपात समान है, मतलब वहाँ क्या है, तुषारपात गिरते रहता है, हिम गिरते रहता है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है, हिमपात होती है, यानी बर्फ गिरता है। समझ गए। तो ये है आपका शीत ऋतु का हाल। कहा था कि इस ऋतु में प्रदेश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पावनें प्रभावित होती है और स्थल से समुद्र की ओर बहती है। क्या होता है ये, इस समय क्या होता है, ठंडी के मौसम में, जो गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में से इधर जब गया था मानसून, वो क्या है, मानसून वापस आएगा, अब रिटर्न हो जाएगा ठंडी के मौसम में, वही कह रहा है, आपस होती है। और इन पवनों के कारण कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा भी करवाता है। जब आता है तो क्या करता है, ये तमिलनाडु के तट पे क्या करता है, नवंबर दिसंबर में भारी वर्षा करवाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये बंगाल और खाड़ी से क्या करता है, ये पानी उठा करके ये तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या करता है, वर्षा करवाता है। क्योंकि वहाँ के पानी क्या होता है, समुद्र जल से और बहती है। ये तमिलनाडु में खास करके वर्षा ज़्यादा होता है ठंडी के मौसम में। चलिए आज यहीं रुकते हैं, कल आगे से आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।